वेलकम टू पैरामाउंट कोचिंग। देखिए हम आज मैथमेटिक्स के कुछ वीवीआई क्वेश्चन का संग्रह लेकर आए हैं, जिसमें 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे हम लोग, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा बनता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चंस तो एग्जाम में बिल्कुल डिजिट वाइज सेम तो नहीं रह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि इस आधार पर क्वेश्चन जो होंगे एग्जाम में जरूर होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में सेम टू सेम क्वेश्चन लाना या आना जो होता है वो बहुत ज्यादा संभावना नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। और ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में आप जब इस वीडियो को आप देख कर जाएंगे तो उम्मीद है आप बढ़िया करके आएंगे। और मैं आपको बताता हूं कि अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन मैं जरूर बता रहा हूं, लेकिन ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वीवीआई मैथमेटिक्स लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो मैट्रिक्स से लिया गया, सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स है ना। एक्चुअल में ये डिटरमिनेंट के लास्ट में पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको हमें इसमें डिटरमिनेंट का यूज करके, डिटरमिनेंट के इनवर्स का यूज करके हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू पता करना होता है। ठीक है, तो सोल्व इट यूजिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का प्रयोग करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहला स्टेप है, इसके लिए हमें 3 मैट्रिक्स बनाने होते हैं। 3 मैट्रिक्स ए बी और एक्स, ये 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स क्या मानेंगे, यहाँ पर देखें ए मैट्रिक्स हम इसके गुणांकों को बनाते हैं। इसके गुणांकों का, इसका गुणांक क्या है, देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन का गुणांक क्या क्या है वो लिख देते हैं फर्स्ट रो में, 1 -1 और 2। सेकेंड रो जो है, सेकेंड रो में क्या है, 3 4 और -5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 4 और -5। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन में क्या है, 2 -1 और 3। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 -1 और 3। ठीक है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के गुणांकों से हमने क्या बना लिया, मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे मैट्रिक्स बी। बी क्या होता है, देखिए बी मैट्रिक्स जो होते हैं वो इक्वल में जो दे रखा होता है इस इक्वेशन के, इसको बी बनाते हैं। ये 7 -5 और 12 इसको मिलाकर, तो यहां से हो जाएगा 7 -5 और 12, इसको मिलाकर हम बी मैट्रिक्स बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का आप ध्यान देना, ये 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये 3x1 मैट्रिक्स बनाने हैं। उसके बाद एक और मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम लिख देते हैं एक्स, और एक्स में वो वेरिएबल होते हैं जो इसके अंदर दे रखे होते हैं। वेरिएबल क्या है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये 3 मैट्रिक्स हमने बनाया। देखो अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लिखते हैं, चूंकि ये इसको इक्वल करने हैं अगर, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको ए और बी को मल्टीप्लाई कर, सॉरी ए और एक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। आप देखें ए एक्स बराबर बी, यानी हम ये लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। आप देखो ना, ए मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू होगा ए इनवर्स बी। तो अब देखिए सबसे पहला काम, यानी x का जो वैल्यू निकालना है, हमें यही निकालना है ना, एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो x के वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए इनवर्स को पता करेंगे। ठीक है, अगर ए इनवर्स पता है होगा तभी हम क्या करेंगे, इस b के साथ मल्टीप्लाई करके हम x का वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनवर्स भी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डिटर्मिनेंट पता करेंगे, क्योंकि इनवर्स उसी का संभव होता है जिसका डिटर्मिनेंट संभव होता है। ठीक है, तो हम a का इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट a पता करेंगे। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको माइनर, कोफैक्टर है ना, एडजॉइंट, इनवर्स, सॉल्यूशन मैट्रिक, ये सारे कुछ इनवर्स सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर, यानी इसके अंदर पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट आपको जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ये एक ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन सब कुछ काम आ जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए पता करेंगे। तो देखते हैं हम डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलता है। देखो ये जो ए मैट्रिक्स है, ये वाला ए, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम फर्स्ट रो के अलोंग। अगर करेंगे इस फर्स्ट रो के अलोंग तो हम लिखेंगे 1 इंटू, अब देखो 1 जिस रो और जिस कॉलम में पड़ रहा है इसको छोड़ दें तो बाकी बचा क्या, ये चारों। ठीक है, तो 4 तो यह हो जाएगा 12 माइनस, और देखो 5 और 1, -5 इंटू -1 क्या होगा, +5 ही होगा, तो +5 लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद माइनस लगाते हैं, लेकिन -1 है तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएंगे। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे कि -1 के लिए क्या करेंगे, ये -1 जिस कॉलम में और जिस रो में है उसको छोड़ दे तो क्या आ जाएगा, 3 -5 2 3, इसका डिटर्मिनेंट करके लिख देते हैं। 3 3 9 हो जाएगा, 9 और माइनस, -5 इंटू 2 -10 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10। ठीक है, +10, फिर आगे हम प्लस लगा देते हैं, प्लस अब 2 के लिए करेंगे 2,
तो 2 के लिए करेंगे 2 इस कॉलम थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में है, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट करके लिख देंगे -3, 3 वन जा -3 और माइनस 4 टू जा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 में 5 घट गया 7, 7 गुने 1 आ जाएगा कितना 7। इसके बाद है प्लस 10 और 9 19, 19 और 1 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। इसके बाद है -11, -11 गुना कितना हो जाएगा माइनस का 22। ठीक है, तो यहाँ से देखो 19 और 7 हो गया 26, 26 में 22 घट गया तो आ गया कितना 4। तो डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया 4, और ये नॉट इक्वल टू 0 है ना। ये 0 नहीं आया, इसलिए हम इनवर्स इसका जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इनवर्स पता करने के लिए क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। तो हमें एडजॉइंट ए पता करना पड़ेगा, इसके लिए माइनर कोफैक्टर। बिल्कुल हम एक एक चीज करके पता करते चलेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है ना, मैं एक एक चीज करके आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, चलिए तो हम लोग इधर आ जाते हैं, इस तरफ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका माइनर ऑफ ए पता करेंगे। माइनर माइनर ऑफ ए, तो माइनर ऑफ ए कैसे निकाला जाता है। माइनर ऑफ ए निकालने के लिए, माइनर ऑफ ए निकालने के लिए यानी ए का माइनर लिखना है, तो हम 9 के 9 एलिमेंट के माइनर लिखते हैं। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। 1 का माइनर कितना हो जाएगा, 4 गुने 3 12, और 12 में घटाएंगे कितना, माइनस का करेंगे -5 इंटू -1, तो -5, 12 में 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। यहाँ हो गया 7। फिर इसी तरीके से -1 के लिए करेंगे, तो -1 इस कॉलम के लिए और इस रो के लिए छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 3 3 9, और माइनस में माइनस हो जाएगा कितना -10, तो प्लस हो जाएगा ना, 9 + 10 कितना हो जाएगा 19। तो ये हो गया माइनर इसका 19। इसके बाद 2 के लिए करेंगे, 2 इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो हो जाएगा -3 और -8, मतलब ये बन जाएगा कितना -11, तो ये बन गया -11। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो के लिए माइनर। सेकंड रो के लिए भी ऐसे करेंगे। 3 के लिए अगर निकालेंगे यहाँ से, तो 3 के लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम और ये सेकंड वाले रो को छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को छोड़ दो, तो बाकी ये बच जाएगा, तो आ जाएगा -3, और माइनस में करेंगे 2 इंटू -1, तो +2 हो जाएगा, तो -3 और +2 कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद 4 के लिए, 4 के लिए करो तो 4 जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो बाकी ये 4 एलिमेंट कोना पर वाला जो है वो बच जाएगा। 3 एकम 3 और -2 दूना 4, 3 में 4 घट जाएगा, तो ये भी बच जाएगा माइनस का 1। इसके बाद क्या है -5, -5 के लिए हम देखेंगे इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो बच जाएगा कितना -1, और 2 से -1 गुना करेंगे तो -2, -1 और माइनस में -2 तो +2, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें चौथे तीसरे कॉलम है ना, तीसरे रो का, तीसरे रो के लिए हम कर लेते हैं 2 -1 और 3 के लिए। देखो 2 के लिए माइनर क्या हो जाएगा, 2 के लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दे तो बच जाएगा -5 इंटू 1, क्या आ जाएगा 5, और 4 दूना 8, 5 में अगर हम 8 घटा देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, -3। इसके बाद -1 के लिए देखें, इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे तो -5 और माइनस में 6, तो -11 हो जाएगा यहाँ पे, -11। और उसके बाद 3 के लिए क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 और माइनस में -3 करेंगे तो +3, 4 और 3 हो जाएगा 7। तो ये रहा हमारा माइनर। आपको माइनर निकालने में ही जो भी समय लग सकता है, जो भी जितना फास्ट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस माइनर को निकालने के लिए। चलिए अब देखिए इसका कोफैक्टर क्या होगा। इसके कोफैक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए, जो कोफैक्टर ऑफ ए होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए जो होता है वो होता है सिर्फ इन 4 एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं, ये 4 एलिमेंट, मैं यहाँ पर घेर देता हूँ इसको, इन चारों के हम क्या करेंगे, सिंबल बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे। देखते हैं इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा। इसके कोफैक्टर यानी इन चारों का चिन्ह हम क्या कर दें, बदल दें। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -19 है ना, -19 और -11, और यहाँ पर +1 हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा कितना -1, चिन्ह बदलने पर ये -3, और ये हो जाएगा +11, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। ठीक है, अब आगे देखो हमें लिखना है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करते हैं, इसके परिवर्त कर देते हैं, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो जो ये रो लिखा है इस तरीके से, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा 7 -19 और -11। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 1 -1 और -1। इसके बाद आ जाएगा -3 11 11
और 7। ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ से हम क्या क्या निकाल लिए, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, हमने ये सब सिखा दिया आपको इसी क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनवर्स पता करना है। अब देखो ए इनवर्स कैसे निकलता है। ए इनवर्स लिखने के लिए हम लिखते हैं एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनांट है, या तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा डिटर्मिनांट ए और इनटू में एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। ठीक है, इनटू में एडजॉइंट ए। तो देखो 1 अपॉन डिटर्मिनांट ए, डिटर्मिनांट ए का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था डिटर्मिनांट ए का वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं 4। और एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ से आया है 7, 1 माइनस 3, माइनस 19, माइनस 1 और 11, माइनस 11, माइनस 1 और 7। ठीक है, तो यहाँ से ये इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद देखें, अगर ये इनवर्स पता हो गया तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से देखें ये वाला, देखिए इसको अगर आप देखोगे कि x इक्वल टू क्या है, a इनवर्स b, तो हम x निकालने के लिए क्या करेंगे, a इनवर्स b करेंगे। मतलब a इनवर्स हमें पता हो गया, b के साथ हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका हम b के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं और हम देखते हैं आगे इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए यानी यहाँ जो x इक्वल टू ए इनवर्स बी है, अब हमें x लिखना है तो हमें ए इनवर्स बी पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें लिखेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी, चूंकि x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो x इक्वल टू अगर ए इनवर्स बी है, x का वैल्यू क्या है, x का जो वैल्यू है वो है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, ए इनवर्स जो आया है वो हो गया 1/4, 1/4 अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे नहीं तो गुना करने में प्रॉब्लम होगा। 7, 1 माइनस 3, इसके बाद है माइनस 19, माइनस 1 और 11, इसके बाद हो गया माइनस 11, माइनस 1 और 7। ठीक है, और बी, देखिए बी कितना है, बी मैट्रिक्स जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, यहाँ जो बी मैट्रिक्स है वो है, देखिए बी मैट्रिक्स कितना है, बी मैट्रिक्स है 7, माइनस 5 और 12। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7, 7 माइनस 5 और 12। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, आगे बढ़ाते हुए इसका मान, इसका वैल्यू पता करने हैं। तो देखो ये तो हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, बराबर, चलो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करके लिखो, ये 1/4 जो है वो वैसे लिख देते हैं 1/4, और ये इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखे। तो मल्टीप्लीकेशन आपको आता होगा, इसका जो गुना है इसको हम क्या करते हैं, इसको आप देखें, ये जो गुना करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट रो है, एक मिनट, ये जो फर्स्ट रो है हम इसको फर्स्ट कॉलम के साथ गुना कर देते हैं, है ना, इसके साथ। ठीक है, जो भी इसके संगत अवयव होते हैं उसके साथ हम इसका गुना कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड रो का सेकेंड के साथ, थर्ड रो का थर्ड के साथ। तो चलो इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुने 7 क्या हो जाएगा, 49, 49, फिर 1 गुने -5 क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, और -3 × 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 36। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट रो के लिए। इसी तरीके से सेकेंड रो को हम करेंगे इस पर मल्टीप्लाई, तो -19 गुने 7, -19 गुने 7 हो जाएगा -133, -133। ठीक है, फिर -1 गुने -5 तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, और ये हो जाएगा 11 × 12, ये कितना हो जाएगा, 11 × 12 अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 133। ठीक है, 133। इसके बाद इसी तरीके से थर्ड रो को इस कॉलम पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुने -7 ये -77 हो जाएगा, -77, -1 × -5 ये +5 हो गया। ठीक है, और 7 गुने 12 ये कितना हो जाएगा, 184, सॉरी सिर्फ 84 है ना, केवल 84, 7 गुने 12 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करेंगे, आगे ये तो इधर तो वही लिख देंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, बराबर, इस तरफ देखें, यहाँ पर हम इसको जोड़ दे तो 36 5 41 माइनस का 49 में 41 घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4। अच्छा यहाँ पर 1/4 जो है वो रहेगा, 1/4 ये तो रहेगा ही। एक मिनट, यहाँ पर 1/4 रहेगा,
इसके बाद 36 5 हो जाएगा 41, 49 में 41 घट जाएगा तो आ जाएगा कितना 8। इसके बाद देखिए 133, सॉरी ये 133 नहीं, ये कितना होगा, ओहो 11 12 कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर ये 132 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 132। अब देखिए 11 गुने 12 अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा, 132। ठीक है, तो 132 और माइनस 133, ये -1 हो गया, 5 में 1 घट गया तो ये कितना आ जाएगा 4, और फिर 84 और 5 89, 89 में हम 77 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 89 में 77 घटा दें, है ना, तो 3 और 9 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 12। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बराबर 1/4 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 से 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 से जो है वो 2 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 से 4 जो है वो कितना बार में, 1 बार में कट जाएगा, और 4 से 12 जो है वो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए एक्स एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, वाई का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी एक्स का वैल्यू हो गया कितना 2, वाई का वैल्यू हो गया 1, और जेड का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 3। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने सीखा कि माइनर कैसे निकाला जाता है, सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने सीखा कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ऊपर से अगर आप देखेंगे इसे तो यहाँ से हमने सीखा है कि माइनर कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर कैसे, माइनर मतलब अगर इसका हिंदी कहे तो उपसारणिक इसको हम कह दें, तो कोफैक्टर को हम कह देते हैं सहखंड, एडजॉइंट को हम कह देते हैं सहखंडज। ठीक है, और इनवर्स को व्युत्क्रम आप जानते ही हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल शुद्ध हिंदी आप इस्तेमाल करें, आप ऐसे भी लिखेंगे तो एग्जाम में आपको कोई भी नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि अंग्रेजी लिखते हैं तो और बढ़िया बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बताया आपको कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारा आंसर आया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है 5 नंबर का, हालांकि इनवर्स भी पूछा जा सकता है 5 नंबर का, सिर्फ यहाँ तक है, बाकी यहाँ के बाद से ये थोड़ा सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स में इतना काम जो है वो पीले कलर से जो ये किया हुआ है, इतना काम जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है अवकल समीकरण से, है ना, इसे सॉल्व करना है। क्या है ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, अवकल समीकरण को हल करना है। देखिए, अब इस इक्वेशन को अगर हल हल करने हैं तो इसको हल करने के देखो 3 तरीके अवकल समीकरण को होते हैं। ठीक है, अब हमें कौन सा तरीका कब अप्लाई करना है ये क्वेश्चन को देखकर समझना होता है। dy माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, क्या इसे हम हल वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, तो इसका वेरिएबल जो है वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, दूसरा तरीका होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके, क्या ये एच डी बन सकता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है, वो देख लेंगे। और तीसरा इक्वेशन होता है, तीसरा तरीका जो होता है वो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। तो उसमें से हम रैखिक तो इसको नहीं बना सकते, क्योंकि रैखिक इक्वेशन का क्या होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का, तो उस रूप में हम नहीं ले जा सकते। तो हम होमोजीनियस बनाने का इसे प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर dx है, तो देखो इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा कितना x माइनस वाई डी वाई बराबर, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy और बटा dx इधर ले आए तो हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई रह जाएगा, और ये वाला जो x माइनस वाई है वो कहाँ चला आएगा, इस तरफ नीचे x माइनस वाई। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई। इसको थोड़ा और अगर सुधारे वाई अपॉन एक्स के फंक्शन में लिखना होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से एक्स कॉमन ले लें ऊपर, तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ बच जाएगा वाई अपॉन एक्स। ठीक है, बटा यहाँ भी एक्स कॉमन ले ले तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल कर सकते हैं, तो डी, सॉरी यहाँ पर क्या है डी वाई, तो ये हो जाएगा कितना डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। और आप देखिए ये पूरा का पूरा वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी वाई अपॉन एक्स, यानी जी एक फंक्शन मान ले इसको अगर वाई अपॉन एक्स का। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए हम क्या करते हैं।
अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू हम मानते हैं कुछ, y इक्वल टू क्या मानते हैं, y इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं माना कि y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, वी एक्स। तो y इक्वल टू अगर वी एक्स मान लेते हैं तो dy बाई डी एक्स, यानी दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये u इंटू वी के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या करेंगे, x वैसे रख ले, v को करेंगे तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इस बार v रख लेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया और y इक्वल टू वी एक्स हो गया। ये वैल्यू जो है वो इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है। यानी इस dy बाई डी एक्स में हम यहाँ पर मान रख देंगे, तो dy बाई डी एक्स का मान हो जाएगा कितना, x dv बाई डी एक्स और प्लस का v बराबर, इधर देखिए 1 प्लस वाई अपॉन एक्स है, तो 1 प्लस y का वैल्यू हमने क्या मान रखा है, y का वैल्यू हमने मान रखा है vx, तो यहाँ पर रख देंगे vx और अपॉन में क्या है, x है, अपॉन में यहाँ पर x है तो x रख दिए, बटा नीचे 1 माइनस वाई अपॉन एक्स है, 1 माइनस y का जो वैल्यू है वो क्या है, vx, तो vx रख देंगे देते हैं और यहाँ पर बटा में x है तो x रख देंगे। देखो यहाँ से भी x x कैंसिल हो गया और ये भी x और x जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बचा क्या, x dv बाई डी एक्स प्लस भी बराबर 1 प्लस ऊपर बच गया भी और नीचे बच गया 1 माइनस भी, ठीक है। अब देखो भी वाले को एक तरफ कर दे, एक्चुअल में यहाँ भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट ही करेंगे, तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू भी को हम इधर ले आते हैं तो 1 प्लस भी बटा 1 माइनस भी, और ये वाला जो भी है वो इधर आ जाएगा तो बन जाएगा कितना, माइनस का भी, ठीक है। चलिए यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, x dv बाई डी एक्स बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस भी और 1 माइनस भी कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 प्लस भी माइनस भी से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस भी और माइनस माइनस प्लस का भी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये माइनस भी और ये प्लस भी ये तो कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 1 प्लस भी स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका वेरिएबल सेपरेट करेंगे, ठीक है, इधर लिख देते हैं, यहाँ से x dv बाई डी एक्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक मिनट, इसको dx अपॉन x लिख सकते हैं, देखो dx को इधर ले आओ और x को नीचे, तो यानी ये हो जाएगा कितना, dx अपॉन x बराबर, यहाँ पर देखिए dv है तो 1 माइनस भी को ऊपर लेके चले जाते हैं तो 1 माइनस भी और बटा ये 1 प्लस भी स्क्वायर जो है वो नीचे ले आते हैं, 1 प्लस भी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया, बच गया dv, ठीक है। तो ये जो है वेरिएबल सेपरेट हो गया, x वाले dx में और v वाला dv में। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, लगा देंगे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन साइन लगा दें अगर, और इसका दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, इसको हम लिख सकते हैं log x 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, और इसको थोड़ा क्या करो, अलग अलग लिख दो, इसको अलग अलग लिखो, 1 अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर dv माइनस यहाँ लिख देंगे v बटा 1 प्लस भी स्क्वायर dv, इसको हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अच्छा यहाँ पर देखो, इसको कुछ मान लेंगे ना, 1 का डिफरेंशन 0 और भी स्क्वायर का 2 भी, तो यहाँ 2 हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन लॉग में इतना हो जाएगा, तो हम क्या करें, यहाँ पर 2 भाग लगा देते हैं और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा log x बराबर, इसका हो जाएगा tan इनवर्स भी और प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम लिख देंगे, माइनस हाफ तो है ही है ना, माइनस में रह जाएगा माइनस हाफ, देखो नीचे वाले को इंटीग्रेट करके ऊपर वाला आ जा रहा है तो इसको हम लिख देंगे log 1 प्लस भी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का हम क्या लिख सकते हैं, c, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर दिए, ये निकाल दिया। अब देखो भी का जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे कि भी का वैल्यू जितना होगा उसको हम पुट कर देते हैं, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, भी का वैल्यू पुट करेंगे आगे। तो देखो भी का वैल्यू चूंकि हमने मान रखा था ऊपर y इक्वल टू भी एक्स, तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स, तो भी का वैल्यू पुट कर दो log x इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स भी का वैल्यू हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस हाफ लॉग 1 प्लस भी का वैल्यू y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स का स्क्वायर यानी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, और प्लस का क्या हो जाएगा, c। तो यही हमारा आंसर है, यहाँ छोड़ सकते हैं, ऐसे इधर उधर करके हम क्या कर सकते हैं, लॉगरिथम का मान इधर उधर हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आंसर जो है एग्जाम में आप यहाँ तक के छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 बराबर पाई। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर इसको सेपरेट सेपरेट अलग अलग कुछ वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम ये लिख देते हैं साइन इनवर्स 12/13 बराबर x। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कॉस इनवर्स 4/5 बराबर y और tan इनवर्स 63/16 बराबर z, ठीक है। हम ये मान लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 12/13, क्योंकि इनवर्स को अगर हम इधर ले आए तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन x बराबर 12/13। इसी तरीके से यहाँ से हो जाएगा कॉस y बराबर हो जाएगा 4/5 और यहाँ से हो जाएगा tan z बराबर 63/16, ठीक है। अब देखो साइन x बराबर 12/13 है तो कॉस x कितना हो जाएगा, यहीं से समझिए कि कॉस x बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12/13 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा कॉस x का मान, कॉस x का वैल्यू हो गया यहाँ से देखो 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 एलसीएम लेकर घटाएंगे, 169 में 144 तो 25/169, 25/169 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 5/13, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5 और 169 का 13, तो cos x का वैल्यू हो गया 5/13। इसी प्रकार से देखिए इस तरफ cos y, तो cos y बराबर 4/5 है, तो यहाँ से sin y कितना हो जाएगा, तो sin y इज इक्वल टू हो जाता है √1 माइनस cos स्क्वायर y। तो cos स्क्वायर y का मान है पता हमको 4/5 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से sin y जो निकल जाएगा वो हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 16/25, 25 से कम 25 माइनस 16 यानी 9/25, 9/25 का आ जाएगा कितना 3/5, ठीक है। तो ये हो गया 3/5 और tan z का मान इतना दे रखा है। तो यहाँ से हम पहले क्या निकाल ले इसको, यहाँ से हम पहले tan x का मान पता कर लेते हैं, tan x। देखो यहाँ से tan x कितना हो जाएगा, tan x बराबर हो जाता है sin x अपॉन cos x। तो sin x बराबर 12/13 और cos x बराबर 5/13, तो 12/13 और बटा करेंगे कितना 5/13, ठीक है। 13 से 13 ये जो होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो tan x का मान आ गया 12/5, ये हो गया tan x का वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ से अगर हम देखेंगे tan y, ये दोनों से sin y बटा cos y के लिए, तो tan y का वैल्यू हो जाएगा sin y अपॉन cos y यानी 3/5 और अपॉन कितना हो जाएगा cos y का मान है यहाँ से देखें 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया और tan y का वैल्यू आ गया यहाँ से 3/4। तो देखो tan x का मान आ गया 12/5, tan y का मान हो गया 3/4। अब देखिए हम आगे चलते हैं, आगे देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, एक फार्मूला हम जानते हैं tan x प्लस y, tan x प्लस y का फार्मूला हमें पता है tan x प्लस tan y अब बट्टा 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। तो चलिए यहाँ tan x tan y ये सबका मान पता है, tan x का वैल्यू कितना हो गया, देखो tan x का वैल्यू 12/5, तो यहाँ लिख देते हैं 12/5 प्लस tan y का मान 3/4 बटा 1 माइनस tan x का मान 12/5 और इंटू tan y का मान 3/4। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ऊपर 5 और 4 का एलसीएम 20 है ना, 20 और ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 15, 48 15 63, ऊपर हो गया कितना 63/20, 63/20 और यहाँ एलसीएम देखो जाएगा 5 चौक 20, 20 से कम 20 में से 36 घटा देंगे तो -16, -16/20 ऊपर जाके हो जाएगा 20/-16, 20/-16, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू tan x प्लस y का आया वो कितना आ गया, tan x प्लस y यानी कि tan x प्लस y का जो वैल्यू हो गया वो हो गया माइनस का 63/16। अब देखो tan x प्लस y बराबर, यहाँ से देखिए -63/16 और एक चीज अगर हम आपको दिखा दें कि 63/16 जो है वो किसका वैल्यू था,
63/16 यहाँ पर आप देखो, ये देखिए tan z का वैल्यू था, 63/16 किसका वैल्यू था, tan z का, ठीक है। तो 63/16 को हम लिख सकते हैं tan z, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 63/16 को क्या लिख देंगे, tan z, माइनस वैसे रहेगा और इसको हम लिख देते हैं tan z। अब देखो tan नेगेटिव कहाँ होता है, आप सबको पता होगा, tan x प्लस वाई, इधर वैसे लिख दिए। tan जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस जेड ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो tan दोनों तरफ है, हटा दे तो यहाँ से मिलेगा x प्लस वाई बराबर पाई माइनस जेड। जेड को इधर ले आए तो हो जाएगा x प्लस वाई, माइनस जेड है तो इधर हो जाएगा प्लस जेड, और बराबर का हो गया पाई, ठीक है। अब देखो x और y और z इन सब का मान क्या करेंगे, हम ऊपर से यहाँ रख देते हैं, ठीक है। देखो किसको हम x और किसको y माने थे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ से हम x बराबर क्या रख सकते थे, x बराबर रख सकते हैं यहाँ पे क्या, साइन इनवर्स 12/13, y बराबर रख सकते हैं कॉस इनवर्स 4/5, और z हमको पता है tan इनवर्स 63/16, यही है ना। यानी x का मान, y का मान और z का मान ये हम पुट कर देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, ये हो जाएगा x का वैल्यू साइन इनवर्स 12/13, और y का मान है cos इनवर्स 4/5, प्लस z का मान है tan इनवर्स 63/16, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, पाई। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण करें, z बराबर 5x प्लस 10y, जबकि x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, और x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ये जो है इसका ग्राफ बना करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी जो z का मान है, अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर से, जो z का वैल्यू है, z का वैल्यू है 5x प्लस 10y, ठीक है। और इक्वेशन जो दे रखा है वो है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, फिर है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, और x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मेन इक्वेशन तीन ही है। बाकी ये जो नीचे लिखा है एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये बताता है कि जो वैल्यूज हैं वो केवल फर्स्ट चतुर्थांश यानी प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट के भीतर है, ठीक है। तो हम इन तीनों इक्वेशंस के लिए क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120 के लिए, ठीक है। इसके लिए अगर हम संगत समीकरण कह दें, क्योंकि ये तो असमीका होता है, संगत समीकरण, जो संगत समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 120। तो इसका दो वैल्यू निकाल ले ताकि हम इसको ग्राफ खींच सके, एक्स वाई, और यहाँ पे x का मान अगर 0 कर दे तो y का मान हो जाएगा 60, और y को 0 कर दे तो x का मान हो जाएगा 120। इसके बाद इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए x प्लस वाई ग्रेटर देन 60 के लिए संगत समीकरण, x प्लस वाई बराबर 60, यहाँ पर जो है वो 60 है। तो इसके लिए दो पॉइंट होंगे, x वाई, x का मान अगर 0 हो तो y का वैल्यू जो हो जाएगा 60, और y का मान अगर 0 हो तो x का वैल्यू हो जाएगा 60, ठीक है। और अगला जो इक्वेशन है x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम आगे लिख देते हैं x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, संगत समीकरण, ये बनेगा x माइनस 2y बराबर 0। इसका दो पॉइंट x और y, अगर x का मान हम 0 रख ले तो y भी वैल्यू 0 हो जाएंगे। अगर एक y का मान 1 रख दे तो x का मान हो जाएगा 2, y का मान यहाँ 1 रख दे तो x का मान होगा 2। अब इन तीनों इक्वेशन के लिए ग्राफ खींचते हैं।
अब 120 तक जाना है तो यहाँ पर हम 10-10 का डिफरेंस पर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। अब इसका फर्स्ट इक्वेशन 060, यहाँ क्या है, पहला है 060, पॉइंट बिठा लेते हैं इसका 060, 060 ये पॉइंट होगा, ठीक है। और 120 जीरो, 120 जीरो कहीं ये पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ से। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है 00, पॉइंट 00, ये पॉइंट हो जाएगा मूल बिंदु। और 21, एक्स का वैल्यू 21, 21 कहीं यही पॉइंट होगा, ये 21, तो इसको मिलाकर खींच देते हैं। तो ये इसका ग्राफ हो गया। और एक इक्वेशन और था ऊपर, ये 060 और 60, तो 060, 060 ये हो जाएगा 060 और 60 ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से हम मिलाकर इसको ग्राफ खींच दो। ये बन गया तीनों इक्वेशन के लिए ग्राफ। अब हम देखते हैं इसका छायांकित एरिया जो होगा वो किस तरफ होगा। सभी इक्वेशंस पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे इसका। सबसे पहला इक्वेशन था x+2y = 120, और पहला इक्वेशन ये था, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर x+2y = 120। इसके बाद दूसरा इक्वेशन जो था वो ये वाला था, ये वाला दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन लिखा था यहाँ x+y = 60। दूसरा इक्वेशन है x+y = 60, x+y = 60। और ये तीसरा इक्वेशन है x-2y = 0, x-2y = 0। अब इन सभी के लिए संगत समीकरण जो होगा वो क्या होगा, इसको देख लेते हैं। इसमें देखो लेस देन है, तो यहाँ पर हम क्या करें, x और y का वैल्यू कुछ पुट करके रख के देखते हैं कि किस तरफ के वैल्यू को संतुष्ट करता है। अगर मूल बिंदु रखते हैं, मूल बिंदु इस लाइन का, तो 0 और 0, ये पॉइंट 0 होगा जो छोटा है 120 से, और ये करेक्ट बता रहा है यानी इसको संतुष्ट कर रहा है। तो 0 छोटा है 120 से, यानी मूल बिंदु की तरफ इसका एरिया होगा। तो इसका मूल बिंदु की तरफ एरिया होगा 120 के लिए, यानी इसका एरिया जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसके बाद इसको देख लेते हैं सेकेंड, x-2y > 0 और = 0। 0 यहाँ पर नहीं रख सकते, कोई दूसरा मान रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं x का मान, या 1 रख ले, 1 1 या तो फिर 30 रख लेते हैं इस तरफ के पॉइंट को, 30। तो x का मान 30 और y का वैल्यू जो हो जाएगा 0, तो 30 बड़ा है 0 से, ये भी सही है, यानी इस तरफ के एरिया को इंडिकेट कर रहा है, ये इस तरफ के एरिया को, ठीक है। और इसके बाद एक और इक्वेशन है x+y > 60। तो x+y यानी x और y मूल बिंदु रखेंगे, 60 से बड़ा होना चाहिए, मूल बिंदु जो है वो 60 से बड़ा होगा, ये सही नहीं है, तो इसका छायांकित एरिया जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। जीरो जीरो जो है वो 60 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब इसका छायांकित एरिया जो होगा वो मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत डायरेक्शन में होगा, इस तरफ। तो इस तरीके से इसका एरिया जो है वो नीचे की तरफ, और ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ, तो इसका कॉमन वाला एरिया जो होगा वो यही होगा, यानी ये वाला भाग जो होगा इसका ये कॉमन एरिया है, ठीक है। इसको हम छायांकित कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद इसका कोणीय बिंदु जो है वो क्या है, यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है, एक बिंदु यहाँ है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो ये दोनों पॉइंट तो पता है, ये वाला पॉइंट है 60 और ये वाला पॉइंट है 120। बट ये दोनों पॉइंट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट मिलेगा ये दोनों के सॉल्यूशन से, या तो ग्राफ पेपर पर आपको दिख जाएगा इस सामने से, यहाँ पर चूंकि ग्राफ पेपर नहीं है इसीलिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को x-2y = 0
और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 60, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, दो गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 120, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x और 3x हो गया, ये 2x और x 3x बराबर 120, तो x बराबर हो जाएगा 40 3 यानी x का वैल्यू हो गया 40, यानी इधर से 40 पे कटेगा और 40 अगर x का मान होगा तो y का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट कर दोगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि -40, हाँ 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 20, ये पॉइंट, यानी ये पॉइंट हो गया 40 20, ठीक है। और ये वाले पॉइंट को सॉल्व करने के लिए ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो x माइनस 2y बराबर 0 और x प्लस 2y इक्वल टू 120, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2x बराबर, यानी 2x बराबर 120, तो x बराबर हो जाएगा 60, ठीक है। तो x का मान 60 और y का वैल्यू लाना हो तो 60 उधर चला जाएगा तो 2 से कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 30, तो 60 और 30, यानी ये पॉइंट जो हो जाएगा 60 और 30 हो जाएगा, 60 30। तो इस तरीके से हमें चारों कोणीय बिंदु प्राप्त हो गए, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। चलिए इसके बाद हम चारों कोणीय बिंदु लिख लेते हैं और उसके बाद इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु और यहाँ z का मान। अब देखो z का मान कितना था वो भी यहाँ से देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, एक मिनट। z का वैल्यू था 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, तो ये z का वैल्यू हम वहाँ लिख देते हैं और वहाँ पर हम z का मान रखते चले जाएंगे। 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, ठीक है, ये z का मान है। तो चलिए ये चारों कोणीय बिंदु रखते हैं 5x प्लस 10y पर, ये वैल्यू कितना आता है। तो सबसे पहला कोणीय बिंदु जो है वो है 60 0, 60 0, ये पॉइंट। इसके बाद कोणीय बिंदु है 40 20, 40 20, ये पॉइंट। और उसके बाद जो है वो पॉइंट है 60 30, यहाँ पर वाला पॉइंट, ये पॉइंट था 60 30, तो ये हो गया 60 30, ये पॉइंट। और उसके बाद ये पॉइंट है 120 0, 120 0, ठीक है। इन सब पे वैल्यू जो है वो z का मान कितना होगा इसको पता कर लेते हैं। तो z का मान 5x प्लस 10y, यानी x का मान 5 रखेंगे तो 6 पचे 30 और y जो है 10y, तो y तो 0 है यहाँ पर, तो हो जाएगा 6 पचे 30, यानी वैल्यू होगा 300। इसके बाद है 40 20, x का मान 40 रखेंगे, 40 पचे 200 और y का मान रखेंगे 20, 20 दे 200, 200 और 200 हो जाएगा 400, यानी ये वैल्यू होगा 400। 60 और 30 रखेंगे तो 6 पचे 30 यानी 300 और 30 दे 300, ये वैल्यू हो जाएगा कितना 600, यानी यहाँ वैल्यू 600 हो गया। 120 और 0, x का मान 120 रखेंगे तो 12 पचे 60, यानी यहाँ वैल्यू हो जाएगा 600 और y का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा तो ये भी वैल्यू हो जाएंगे 600, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रत्येक कोणीय बिंदु पर मान निकाल लिया। अब अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना था, तो बताइए अधिकतम मान यहाँ पर कितना हो गया। अधिकतम मान, अधिकतम मान बराबर 600 और जो न्यूनतम मान हो गया, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान जो हो गया वो हो गया 300, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन से, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। यहाँ लिख देते हैं अगर नहीं दिख रहा होगा तो, 0 से पाई बाई 2 log sin x
dx बराबर 0 से π/2 log cos x dx बराबर -π/2 log 2। ये प्रूव करने हैं। तो चलिए हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। i बराबर हम मान लेते हैं 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मानते चलेंगे। इसके बाद इसको सोल्व करें, एक प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ से 0 से π/2। देखो 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू होता है 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखते चलते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यानी x की जगह a माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं log साइन x का जगह पर हम लिख देंगे π/2 माइनस एक्स, क्योंकि a का जगह π/2 है dx। तो ये बन जाएगा कितना 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो ये बन जाएगा cos x। ठीक है, तो आप देखिए 0 से π/2 log sin x dx, यहाँ से चले थे, ये प्रूफ हो गया 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, इसको हम कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, i इज इक्वल टू, और ये दोनों को हम जोड़ देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये i और i लेफ्ट में कितना हो जाएगा 2i, i और i हो गया 2i, और यहाँ से जोड़ देंगे 0 से π/2 log sin x प्लस, चूंकि इंटीग्रेशन एक ही में लगा दिया यहीं पर, और यहाँ आ जाएगा log cos x। ठीक है, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं dx। आगे देखिए, इसके बाद लिखा जा सकता है इसको 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log m प्लस log n बराबर फॉर्मूला होता है log mn। तो ये हो जाएगा log mn यानी log sin x इंटू cos x। ठीक है, dx। अब sin x इंटू cos x को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/2 log, यहाँ 2 से गुना और 2 से भाग कर देंगे ताकि फॉर्मूले पे आ जाए 2 sin x इंटू cos x। 2 गुना कर दिया तो यहाँ पर 2 से हम डिवाइड कर देंगे dx 0 से π/2। देखिए यहाँ से log 2 sin x इंटू cos x, इसका फॉर्मूला होता है sin 2x और बटा हो जाएगा 2 dx। अब यहाँ से फिर से लॉगरिथम का फॉर्मूला लगा देंगे 0 से π/2, इसको तो वैसे लिख देंगे 0 से π/2 log m बटा n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। तो इसको हम लिख देंगे log m का वैल्यू sin 2x हो गया, sin 2x और माइनस, इसको इंटीग्रेशन अलग से लगा कर लिखेंगे 0 से π/2 log m हो गया था और माइनस log n यानी कि 2 dx। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, यानी ये 2i इज इक्वल टू चल रहा है 2i, तो 2i इज इक्वल टू, इस पूरे वैल्यू को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे और इसीलिए इसको हम मान लेते हैं i1। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं i1 और माइनस log 2 कांस्टेंट मान है तो इसको बाहर लिख देंगे, ये आ जाएगा log 2 और अंदर जो रह गया वो हो गया x, dx रह गया, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x 0 से π/2। अब यहाँ से 2i इज इक्वल टू i1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 x की जगह रखेंगे माइनस 0 करेंगे, π/2 माइनस 0 क्या आएगा π/2। तो इसको हम आगे लिख देते हैं π/2 log 2। ठीक है, अब जो i1 जिसको हम मान रखे थे इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। नाउ i1 क्या है, i1 है, इसको हम i1 मान रखे हैं 0 से π/2 log sin 2x dx। ठीक है, यहाँ से हम ये मान लेते हैं कि यदि 2x बराबर हो जाए t, यदि 2x बराबर t,
2x का 1 हो जाता है डिफरेंशिएशन और dx बराबर dt, मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए हम। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ dt, हाफ dt। ठीक है, अब देखिए dx बराबर हो गया हाफ dt। तो यहाँ से हम सबसे पहले अगर 2x बराबर t माने हैं तो हमें t के फॉर्म में हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके लिमिट को चेंज कर देते हैं कि यदि हम ये लिख देंगे कि यदि x बराबर 0 है ना, क्योंकि ये जो 0 से पाई बाई 2 लिमिट है वो किसके लिए होता है, x के लिए। तो t अगर हम पुट कर रहे हैं तो इसके लिमिट को चेंज करेंगे। यदि x बराबर 0 तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 रखेंगे ना यहाँ पर, तो 2 इंटू 0 यानी t बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और एक चीज अपर लिमिट अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि अपर लिमिट x बराबर कितना है, x बराबर है पाई बाई 2। तो x बराबर हो गया पाई बाई 2। तो यहाँ से t बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, देखो x बराबर अगर यहाँ पाई बाई 2 रखे x का जगह पर तो 2 इंटू पाई बाई 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो t बराबर कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, तो लिमिट जो हो जाएगा 0 से पाई। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए I1 इज इक्वल टू 0 से, यहाँ पर पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्योंकि लिमिट अब जो होगा 0 से पाई हो जाएगा। 0 से पाई लॉग लॉग साइन और 2x को हम t मान रखे हैं तो ये t हो जाएगा। और देखो dx बराबर क्या आया है यहाँ पे, हाफ dt। तो हाफ हम इसको बाहर लिख सकते हैं, हाफ, और यहाँ पर हम लगा देते हैं dt। ठीक है, अब देखो आगे हम इसको क्या करेंगे, हाफ ये वैसे लिखा हुआ है 0, और देखो यहाँ पाई है ना, इसको पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुना कर देते हैं पाई में और 2 से ही क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो बन जाएगा 0 से 2a बन जाएगा। ठीक है, 0 से 2a, और बाकी इसको जो है वैसे लिख देंगे लॉग लॉग साइन टी डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम एक मतलब प्रॉपर्टीज लगाएंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगाएंगे हम कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ देखो हम प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, क्या होता है, यहाँ से फॉर्मूला होता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। यदि, ये कब होता है, यदि यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। ठीक है, ये आ जाता हो तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा ही होगा, एफ 2a का वैल्यू क्या है 2 और a का वैल्यू पाई बाई 2, तो 2 2 तो कैंसिल हो गया तो पाई बचा। तो एफ 2a माइनस एक्स करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन 2a यानी पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस टी तो साइन टी ही होता है, तो लॉग साइन टी ही रह जाएगा, यानी फंक्शन वही रह जाएगा कितना, एफ एक्स, यानी एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स रह रहा है। तो इसी वजह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, ये तो ऐसे रहेगा। और 0 से 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू 0 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू 0 से a सॉरी a का जगह पर क्या रखेंगे हम, पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 है a का जगह पर, पाई बाई 2, 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, है ना, एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स हो जाएगा कितना, लॉग साइन टी डी टी। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 2 तो पहले कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बच गया तो 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 0 से पाई बाई 2। देखिएगा यहाँ पर इसको लॉग, ये I1 चल रहा है ना, I1, तो लॉग साइन टी को साइन एक्स लिख सकते हैं और dt को dx लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये प्रॉपर्टी होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, 0 से या a से b जो भी लिख दो, a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर a से b एफ वाई डी वाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होता है, मतलब अगर इस फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर दे और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको भी उसी फॉर्म में कर दे तो कोई भी वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं होते, मतलब इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, ये I1 बराबर जो निकल कर आया है, देखिए ये जो I1 निकल कर आया है, ये वाला वैल्यू क्या है, ये वैल्यू एक्चुअल में देखो आई है, अभी दिखाते हैं हम आपको। चलिए ऊपर आपको स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा, देखिएगा यहाँ पर देखे आई है ना, ये वाला
इसको आप देखें, इसको हम क्या करते हैं, घेर कर दिखाते हैं आपको, ये इसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आई है 0 से π/2 log sin x dx, और वही चीज क्या आया था, नीचे भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको उसको हम आई लिख सकते हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं इसको, तो चलो इसको हम क्या कर देंगे, आई लिख देंगे, आई, यानी I1 बराबर क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। अब देखो ये I1 बराबर आई जो है वो वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, अब वो I1 बराबर आई का वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, देखें देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखो ये जो 2i बराबर I1 है, और I1 की जगह पर हम क्या पुट कर दे, आई पुट कर दे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2i बराबर आई माइनस π/2 log 2, है ना। तो इसको हम लिख देंगे नीचे यहाँ पर 2i बराबर आई माइनस π/2 log 2, तो हम लिख सकते हैं, अतः इसलिए इसलिए 2i इज इक्वल टू आई माइनस π/2 log 2, ठीक है। अब आई को इधर ले आएंगे तो 2i में आई घट गया, तो क्या बच गया, आई बच गया, आई बराबर हो गया माइनस π/2 log 2, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ तक के हमने क्या किया, 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। अगर इसी तरह के प्रश्नों का संग्रह की आपको जरूरत है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आपको जरूरत है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।